हर की धुंधली सुबह में पुरानी स्कूटी की आवाज सड़कों पर गूंज रही थी। आर्मी कैप्टन प्रिया शर्मा अपनी मां कमला देवी को लेकर बाजार की ओर जा रही थी। घर के लिए राशन, सब्जियां और दवाइयां लेनी थी, रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतें। प्रिया की वर्दी में गर्व था, लेकिन आज वह सिविल कपड़ों में थी, सिर्फ एक साधारण बेटी की तरह। उनकी बड़ी बहन नेहा शर्मा इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थीं, जो जिले की कमान संभालती। कमला देवी, एक विधवा मां, ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाला था। उन्होंने प्रिया को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया था, जहां वह सीमा पर दुश्मनों से लड़ी, और नेहा को आईएएस बनने के लिए पढ़ाया, जो अब प्रशासन की बागडोर थामे हुए थी। नेहा का काम इतना व्यस्त था कि घर आने का समय मुश्किल से मिलता, लेकिन मां बेटी का यह सफर उनके लिए एक छोटी खुशी का पल था। कमला देवी के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में बेटियों पर गर्व। प्रिया, तेरी दीदी को बता देना, आज शाम खिचड़ी बनाऊंगी। प्रिया हंस पड़ी। हाँ मां, वो आएंगी तो। लेकिन जैसे ही वे शहर के बाहरी इलाके की ओर मुड़ी, सड़क पर एक पुलिस बैरियर नजर आया। पुरानी जीप के बोनट पर इंस्पेक्टर राजेश वर्मा मूंछों पर ताव देते हुए लेटा था, जैसे राजा हो। उसके दो कांस्टेबल हरि और मोहन लाठियां पटकते हुए वाहनों को रोक रहे थे। वे बिना वजह चालान काट रहे थे, लोगों से जबरन पैसे ऐंठ रहे थे। एक किसान को तो उन्होंने 500 रुपए वसूल लिए, सिर्फ इसलिए कि उसकी साइकिल की लाइट खराब थी। प्रिया ने स्कूटी धीमी की, लेकिन इंस्पेक्टर ने गरजते हुए हाथ उठाया। ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहां भाग रही है? इतनी जल्दी क्या है? ट्रैफिक नियम भूले क्या? प्रिया ने शांत मन से स्कूटी रोकी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, आखिर वह आर्मी की ट्रेनिंग से गुजरी थी। जी सर, हम घर के लिए सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सब वैध हैं, लाइसेंस, इंश्योरेंस, सब। इंस्पेक्टर ने प्रिया को ऊपर से नीचे घूरा और ठट्ठा मारा। ओहो, बड़ी बहादुर लग रही है। और तेरे पीछे ये बूढ़ी कौन है? कहां से लाई है? कोई संदिग्ध तो नहीं? कांस्टेबल हरि हंसते हुए बोला। सर, ये तो नाटक कर रही है। चेहरा देखो, इतनी शरीफ बनने का ड्रामा। शायद कोई चोरी का माल छिपा रखा हो। मोहन ने और भी फूहड़ अंदाज में कहा। हाँ सर, इनकी शक्ल ही देख लो। बूढ़ी और लड़की चोरी चकारी की मास्टर लग रही हैं। स्कूटी पुरानी है, कागज नकली होंगे। बूढ़ी शब्द सुनकर प्रिया का दिल चीर गया। कमला देवी ने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें समर्पित की थी, और आज ये अपमान। प्रिया की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने गहरी सांस ली। जुबान संभालिए, ये मेरी मां है कमला देवी। हमारे पास सारे कागज हैं, आप सिर्फ ड्यूटी कीजिए। पुलिस को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। सम्मान तो आपकी वर्दी का हिस्सा होना चाहिए। इंस्पेक्टर राजेश वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें सिखाएगी? कानून मत पढ़ा, हमें पता है कौन शरीफ है कौन नहीं। कागज निकाल फटाफट। प्रिया ने स्कूटी की डिक्की खोली और लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सब निकाल कर दे दिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें बिना पढ़े हवा में उछाल दिया। अरे मूर्ख, नकली कागज दिखा रही है, सोच रही है हमसे चालाकी कर निकल जाएगी। हम इन्हें फाड़ देंगे। प्रिया का धैर्य टूटा। सर, अगर शक है तो चालान काट लीजिए, लेकिन ये बदतमीजी बंद कीजिए। हमारा समय और दिमाग खराब कर रहे हैं। चालान भर देंगे, लेकिन अपमान नहीं सहेंगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के दाएं गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंजी, जैसे कोई कोड़ा फट गया हो। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। प्रिया का सिर झटक गया, गाल पर लाल निशान उभर आया, आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वह सीधी खड़ी रही। सीमा पर दुश्मनों की गोलियों से लड़ने वाली योद्धा आज अपने ही शहर में वर्दीधारी गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। कमला देवी चीख पड़ी। अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान से तो डरो। इंस्पेक्टर ने उन्हें धक्का देकर पीछे किया। चुप बूढ़ी, ज्यादा बोलोगी तो तुझे भी यही मिलेगा। अपनी औकात में रह। कांस्टेबल हरि और मोहन शैतानी हंसी हंसते हुए बोले। हाँ सर, बड़ी तेज बन रही थी ना। देखो, अब सारी हिम्मत उड़ गई, आंसू बहा रही है। प्रिया का खून खौल उठा। उसका दायां हाथ थप्पड़ का जवाब देने को उठा, लेकिन बीच में रुक गया। वह जानती थी, अगर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा और मां की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं, लेकिन होंठ सिले हुए। इंस्पेक्टर चिल्लाया, इन्हें जीप में ठूंसो, थाने ले चलो। वहां हम दिखाएंगे पुलिस की असली पावर क्या होती है। इनकी अकड़ तोड़ देंगे।
तीनों पुलिसकर्मी गुंडों की तरह आगे बढ़े। प्रिया और कमला देवी को धक्के देकर जीप के पीछे ठूंस दिया। सड़क पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत न जुटा सका। भीड़ में एक युवा लड़का राहुल नाम का चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी न था कि उसका ये 2 मिनट का वीडियो पूरे सिस्टम को हिला देगा। जीप थाने की ओर दौड़ी। प्रिया अपनी मां को सीने से लगाए बैठी। कमला देवी सिसक रही थी। बेटी के गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर उनका दिल फट रहा था। बेटी, ये सब क्यों? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। प्रिया की आंखें आसमान की ओर टिकीं। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन दिल में एक ज्वाला सुलग चुकी थी। मां, चुप रहिए, ये अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, अबे इन दोनों को हवालात में ठूंस दो, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी असली औकात। कांस्टेबल हरि और मोहन ने उन्हें लाठियों के डर से धकेलकर एक बदबूदार अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही दीवारों पर उनकी सिसकियां गूंजने लगीं। बाहर थाने का शोर शराबा चल रहा था। सिपाही चाय पी रहे थे, कोई हंस रहा था, लेकिन इन्हें पता न था कि बाहर एक तूफान खड़ा हो रहा था, जो थाने को ही नहीं, इनकी पूरी जिंदगी को उजाड़ देगा। कोठरी में कमला देवी बोली, बिटिया, ये हमें कहां कैद कर दिया? अब क्या होगा? तेरी दीदी को खबर कैसे दूंगी? प्रिया ने मां को गले से लगा लिया। उसकी अपनी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलादी इरादा। मां, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने का एक चाय वाला लड़का जो रोज डीएम ऑफिस में चाय पहुंचाता था, प्रिया को पहचान गया। अरे, ये तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वह कांप गया और चुपचाप खिसक गया। रात ढलने लगी। एक शराबी सब इंस्पेक्टर, नाम था गोविंद, बोतल लहराते हुए हवालात के पास आया। बे, कौन हो तुम दोनों? बड़ी भई पई बनती हो, असली नाम बताओ, वरना रात भर यहीं सड़ोगी। प्रिया ने नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन चुप रही। वह कुछ उल्टा सीधा बकता हुआ चला गया। रात गहराई तो हवालात में माहौल और खराब हो गया। मच्छरों की भिन भिनाहट, दीवारों से सीलन की बदबू और घुटन भरी हवा। कमला देवी को पुरानी अस्थमा की शिकायत थी। इस घुटन में उनका दम घुटने लगा। वे जोर जोर से खांसने लगी, सांस फूलने लगी। प्रिया घबरा गई। मां, कुछ मत बोलिए, सांस लीजिए धीरे धीरे। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत बिगड़ रही है, डॉक्टर बुलाओ प्लीज। बार बार चिल्लाई, लेकिन आवाज थाने के शोर में दब गई। बाहर से एक सिपाही की बेरुखी भरी आवाज आई, अबे चुपचाप पड़ी रहो, ड्रामा मत करो, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, अपराधी हो तुम। पूरी रात प्रिया अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही, पीठ सहलाती, हिम्मत देती। मां, बस थोड़ा और सहिए, सुबह हो जाएगी। सुबह होते होते प्रिया की आंखें रोष और बेबसी से सूज चुकी थीं। अभी तक जिले के किसी बड़े अधिकारी को खबर न थी कि एक आर्मी ऑफिसर और डीएम की मां एक गंदी कोठरी में सांसें तोड़ रही हैं। इधर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम नेहा शर्मा सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों के फोन बंद। उन्होंने ड्राइवर को घर भेजा। पता चला वे सुबह निकली और लौटी नहीं। नेहा का दिल धक धक करने लगा। अनहोनी की आशंका से पसीना छूट रहा था। तभी उनका पीए विकास दौड़ता हुआ आया। मैडम, एक वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। नेहा ने फोन लिया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ा, नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। सड़क पर इंस्पेक्टर का थप्पड़, मां की चीख, बहन की बेबसी, सब कैद था। नेहा की शांत आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक भयानक तूफान उभरा। हाथ कांपने लगे, फोन गिरते गिरते बचा। ये मेरी मां और प्रिया? कैसे? किस थाने का? विकास लड़खड़ाया। मैडम, शहर के बाहरी थाने का लग रहा है। वीडियो में इंस्पेक्टर राजेश वर्मा दिख रहा है। नेहा ने मीटिंग रोक दी। सब जा सकते हैं। विकास, पता लगाओ वो कहां है। हर मिनट रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा था, जो सुनकर विकास की रूह कांप गई। नेहा कुर्सी पर बैठी, दांत पीसे। मेरी मां, जिसने हमें पाला, प्रिया, जो देश के लिए जान जोखिम में डालती है, इन वर्दी वालों से ये सलूक? आज मैं दिखाऊंगी डीएम होने का मतलब क्या है। इंसाफ होगा, ऐसा कि नस्लें याद रखें। थाने में सुबह की पहली किरण
हवालात की जाली से छन कर आई, लेकिन उम्मीद की बजाय और बेबसी लाई। कमला देवी की हालत बिगड़ चुकी थी। सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। वे लगभग बेहोश। प्रिया ने उनका सिर घुटनों पर रखा, नब्ज टटोली। मां, होश में आइए। एक सिपाही पास गुजरा। प्रिया चिल्लाई, भाई साहब, प्लीज डॉक्टर बुला दीजिए, मां की जान खतरे में है। सिपाही ने नफरत से देखा। हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, मर जाओ तो एक गिनती कम। चुप रहो। ये शब्द प्रिया के दिल में खंजर की तरह उतरे। उसे लगा आत्मा पर चोट हो गई, फिर भी चुप रही। आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि फौजी का ठंडा गुस्सा, ज्वालामुखी फटने को तैयार। बाहर माहौल बदल चुका था। वीडियो पूरे राज्य में फैल गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेजरमेंट पॉलिस ब्रूटैलिटी ट्रेंड कर रहा था। अगर डीएम की फैमिली के साथ ये होता है तो आम आदमी का क्या? लोग कमेंट्स बांट ला रहे थे। मीडिया चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, रिपोर्टर्स थाने के बाहर जमा, कैमरे हर हरकत कैद कर रहे। इंस्पेक्टर राजेश वर्मा बेखबर ऑफिस में चाय की चुस्कियां ले रहा था। हाँ, 2 आवारा औरतों को सबक सिखाया, शाम तक भूल जाएंगी। तभी फोन बजा। एएसपी साहब। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर अकड़कर बोला। दूसरी तरफ से एसपी की घबराई, गुस्से भरी दहाड़। विक्रम, राजेश, तुम्हारे थाने में रात क्या गिरफ्तारी हुई? कोई खास? इंस्पेक्टर सीना तानकर। हाँ सर, 2 औरतें पकड़ी, स्कूटी पर अकड़ दिखा रही थी। शक हुआ, हवालात में डाल दिया, सुबह तक ठंडी हो जाएंगी। एसपी की आवाज अब चीख में बदल गई। बर्बाद कर दिया तुमने बेवकूफ। वो 2 औरतें कोई साधारण नहीं, डीएम नेहा शर्मा की मां और उनकी आर्मी ऑफिसर बहन हैं। वीडियो पूरे देश में घूम रहा। सीएम तक बात पहुंची। थप्पड़ मारा, हवालात में डाला, किस अधिकार से? तुम्हारी वर्दी छिन जाएगी। इंस्पेक्टर का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। चेहरा सफेद, पसीना छूट रहा। सर, पता नहीं था। उन्होंने नाम नहीं बताया। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एसपी चीखे। अभी निकालो उन्हें बाहर। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफनवा दूंगा। सीएम और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। फोन कट गया। इंस्पेक्टर की दुनिया उजड़ गई। वह पागलों की तरह कुर्सी से उछला। चाबी लाओ, जल्दी हवालात खोलो। सिपाही दौड़ आया। दरवाजा खुला। अंदर का मंजर देखकर इंस्पेक्टर कांप गया। प्रिया जमीन पर बैठी, गोद में मां बेहोश। इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मैडम, माफ कर दीजिए, हमें सच में पता ना था। आपने क्यों नहीं बताया? हम तो। प्रिया ने कोई जवाब न दिया, बस मां की नब्ज टटोली, बहुत धीमी। इंस्पेक्टर को ऐसी नजरों से देखा कि वह सिकुड़ गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, देर मत कीजिए। आवाज में फौजी का आदेश। इंस्पेक्टर कांपते हाथों से फोन किया। 5 मिनट में एम्बुलेंस सायरन बजाती पहुंची। कमला देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया। प्रिया उनके साथ चली। थाने से बाहर निकलते ही मीडिया ने घेर लिया। फ्लैश लाइट्स, माइक, सवालों की बौछार। मैडम, सच है ना पुलिस ने मारा? रात भर हवालात में? पहचान क्यों छिपाई? दोषियों पर एक्शन? प्रिया ने किसी का जवाब न दिया। नजरें सिर्फ मां पर। पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए, बाकी बाद में। अस्पताल पहुंचे तो कमला देवी की हालत नाजुक। सीधे आईसीयू। डॉक्टर बोले, घुटन और मानसिक तनाव से सीवियर अस्थमा अटैक, उम्र को देखते हुए चिंताजनक, ऑक्सीजन पर रखेंगे। प्रिया कॉरिडोर में बेंच पर बैठी, आंसू रोकने की कोशिश में। तभी नेहा दौड़ती हुई आई। बहन को देखा, गले से लगा लिया। दोनों रो पड़ी। दीदी। उन्होंने फोन छीन लिया। मां को, अगर कुछ हो गया तो? नेहा ने आंसू पोंछे। कुछ नहीं होगा, और जिन्होंने ये किया उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा शुरू होगी, मैं वादा करती हूं। कुछ देर बाद एएसपी, डीआईजी, बड़े अफसर पहुंचे। एएसपी हाथ जोड़कर, मैडम, शर्मिंदा हैं हम, पहचान न जानना बड़ी भूल। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। एफआईआर दर्ज। नेहा घूमी, आंखों में लावा। ये भूल नहीं, गुनाह है। अगर पहचान जानकर इज्जत देते हो तो ये सिस्टम नहीं, गुलामी है। प्रिया ने पहचान छिपाई ताकि देखे आम आदमी के साथ क्या करते हो। मारपीट, अपमान, मौत के मुंह धकेलना। सुधार कीजिए वरना मैं करूंगी। शाम को डीएम ऑफिस में स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेहा मंच पर। हाँ, कल रात मेरी मां और बहन के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, हर उस आम नागरिक की जो थानों में जिल्लत झेलता है। आज मैं सिस्टम के खिलाफ जंग ऐलान करती हूं।
पूरे जिले की पुलिस को इंसानियत की ट्रेनिंग, हर थाने का औचक निरीक्षण, शिकायत पर सस्पेंशन नहीं, बर्खास्तगी, मानवाधिकार को प्राथमिकता। पूरा प्रदेश सन्न। एक डीएम ने परिवार के दर्द को सिस्टम सुधार का हथियार बना दिया। लेकिन कहानी यहीं न रुकी। विरोधी सक्रिय हो गए। पुलिस महकमे में कुछ अफसर तिलमिलाए। ये नाटक है, दबंग विधायक बलवंत सिंह ने प्रेस में कहा। सोची समझी साजिश, गृह मंत्रालय से जांच मांगेंगे। झूठी शिकायतें, ट्रांसफर अफवाहें फैली। नेहा के खिलाफ दबाव। नेहा अस्पताल गई। आईसीयू में मां की नीली रोशनी, मशीनों की बीप। दोनों बहनें मां को देख रही थीं। फोन बज रहे। सीएम ऑफिस, मानवाधिकार। नेहा ने इग्नोर किया। कोई काम ना आने दो। शहर में भूचाल, लोग सड़कों पर। डीएम के साथ हैं। पुलिस तानाशाही बंद। मीडिया डिबेट। कुछ नेहा को साहसी कहे, कुछ ड्रामा। नेहा रात भर रिपोर्ट खंगाली। 12 थानों में भ्रष्टाचार। सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस। हर थाने का रिकॉर्ड पब्लिक। जन सुनवाई हर 15 दिन। सीसीटीवी लाइव डीएम ऑफिस से। 1 घंटे से ज्यादा शिकायतकर्ता को न बिठाओ वरना कार्रवाई। थाना इंचार्ज असहज। एक बोला, मनोबल टूटेगा। नेहा, अन्याय से मनोबल बनता है तो तोड़ो, फिर ट्रांसफर ऑर्डर। डीएम नेहा का तत्काल ट्रांसफर। छवि को नुकसान। जिला हंगामा। सड़कें भरी। ट्रांसफर नहीं, सम्मान। #सेव डीएम नेहा ट्रेंड। अस्पताल से खबर, मां ठीक। नेहा प्रिया पहुंची। कमला देवी, बेटियों तुमने डरना छोड़ दिया, गर्व है। नेहा राजधानी। सीएम, असाधारण कदम, लेकिन बैलेंस रखो। प्रेस में कहो, सुधार का मकसद। नेहा प्रेस में, मैं हीरो नहीं अफसर हूं। पुलिस रीढ़ है, लेकिन भ्रष्ट अगर तो समाज अपंग। वादा, न्याय के लिए लड़ूंगी। तालियां। सीएम, ट्रांसफर रद्द। मानव सम्मान अभियान शुरू। नेहा प्रमुख। मां ठीक। 1 महीने में थाने बदले। मुस्कान, सम्मान। कमला देवी गर्व से, मेरी बेटियां अन्याय की मशाल। कहानी खत्म। सीख, सच्चाई अकेली भी तूफान लाती है। जीत न्याय की। पसंद आई? शेयर करें। नेहा का कौन सा कदम सबसे प्रेरक लगा? एक उदास शाम और टूटे सपने। बाजार में शाम का समय था। दिवाली से कुछ दिन पहले की रौनक अपनी चरम पर थी। मुख्य चौराहे से थोड़ी दूर, जहां कम भीड़ भाड़ थी, वहां शांता देवी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी रेहड़ी पर मिठाई और कुछ खास खांडवी गुजराती स्नैक बेच रही थी। उनकी मिठाई की क्वालिटी और स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन उनकी जगह थोड़ी कोने में थी। उसी समय जिले की डीएम काव्या किरोड़ी अपनी सरकारी कार से गुजर रही थी। वह दिवाली की तैयारियों का जायजा लेने निकली थी। कार के रुकने पर हल्के पीले सूट में मुस्कुराती हुई काव्या नीचे उतरी। उनकी नजर कोने में बैठी शांता देवी पर पड़ी, जिनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। काव्या सीधे उनके पास पहुंची। अम्मा, आपकी खांडवी की तो बड़ी तारीफ सुनी है, कैसे दी? शांता देवी ने उन्हें देखा। उनकी आवाज में थकान थी। ले लो बेटी, 100 रुपये किलो है। आज सारा दिन बस 100 से 200 रुपये की ही बिक्री हुई है। दिवाली पास है, पोते के लिए नए कपड़े लेने थे। काव्या ने 1 किलो खांडवी ली। तभी एक तेज आवाज करती हुई काली जीप पास आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर धनराज यादव उतरा। उसका भारी भरकम शरीर, चेहरे पर घमंड और रौब। ए बुढ़िया, आज क्या पका रही है? धनराज ने शांता देवी की रेहड़ी को घूरते हुए पूछा। शांता देवी कांप गई। यह धनराज था जो अपनी जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के लिए बदनाम था। पिछली बार उसने उनके बनाए हुए समोसे मुफ्त में हड़प लिए थे और पैसे मांगने पर उन्हें धमकी दी थी। जी साहब, खांडवी है। धनराज ने एक बड़ा टुकड़ा उठाया और खाकर बोला, ठीक है, आज रात थाने पर पार्टी है। ये सारी मिठाई और खांडवी पैक कर। आज दिवाली का बोनस मेरी तरफ से। शांता देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, ये मिठाई 5000 रुपये की है। पोते के लिए कपड़े? धनराज जोर से हंसा। पैसे? पुलिस को पैसे देगी तू? शुक्र मना कि तेरा सामान उठा रहा हूं, वरना ये रेहड़ी यहीं से उठवा दूंगा तो कहीं की नहीं रहेगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सारी मिठाई और खांडवी के डिब्बे एक थैले में भरे। शांता देवी रोने लगी। साहब, पोता बीमार है, दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं, कुछ तो रहम करो। यह सुनकर धनराज को गुस्सा आ गया। उसने मिठाई के डिब्बे से एक खांडवी निकाली और जमीन पर फेंकते हुए बोला, यह ले, ये हैं तेरे पैसे। उसने रेहड़ी पर एक जोरदार लात मारी। मिठाई के डिब्बे, खांडवी और तेल की बोतलें सब सड़क पर बिखर गईं।
शांता देवी की दिन भर की मेहनत और उम्मीदें एक पल में चूर चूर हो गईं। कल अगर यहां दिखी तो सीधा हवालात में डालेगा। धनराज गुर्राया और तेजी से जीप में बैठकर चला गया। पास बैठी काव्या का खून खौल उठा। एक वर्दी वाला जिसकी ड्यूटी जनता की रक्षा करना है, वह एक गरीब औरत को लूट और धमका रहा था। बाजार के लोग बेबसी और डर से सब देखते रहे। काव्या ने तुरंत शांता देवी को संभाला। उसने अपने पर्स से 15,000 रुपये निकालकर उनकी हथेली पर रखे। शांता देवी ने मना कर दिया, पर काव्या ने जबरदस्ती देते हुए कहा, यह भीख नहीं अम्मा, यह आपकी मेहनत का सम्मान है और मैं वादा करती हूं जिसने आपका नुकसान किया है उसका घमंड भी ऐसे ही टूटेगा। शांता देवी ने हिचकिचाते हुए काव्या को अपने घर का पता दिया। काव्या अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसका दिमाग अब एक तूफान बन चुका था। आलिया का साथ और जाल बिछाना। अगले दिन सुबह काव्या अपने दफ्तर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले शहर की एसपी आलिया राधाकृष्णन को फोन किया। आलिया, एक तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी, तुरंत काव्या के केबिन में पहुंची। काव्या ने आलिया को पूरी घटना बताई। आलिया का गुस्सा भी भड़क उठा। धनराज यादव की शिकायतें बहुत हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे एमएलए बाहुबली प्रताप का हाथ है। मुझे पता है, काव्या ने कहा, इसलिए हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। मेरे पास एक प्लान है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। काव्या ने आलिया को अपना पूरा प्लान समझाया। यह सुनकर आलिया की आंखों में एक चमक आ गई। जबरदस्त, ये काम आज ही होगा। मैं अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को लगाती हूँ। शाम ढल चुकी थी। बाजार फिर से लग चुका था। जहां शांता देवी की रेहड़ी थी, वहां आज एक नई रेहड़ी लगी थी। रेहड़ी पर गरम गरम जलेबी और रबड़ी सजी थी, जिसे एक अधेड़ उम्र की महिला और एक युवक बेच रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एएसपी आलिया की टीम के पुलिसकर्मी मनसा और अमन थे, जो भेष बदलकर वहां मौजूद थे। काव्या और एसपी आलिया पास ही एक कार में बैठी थीं। कार में एक लैपटॉप रखा था, जिस पर बाजार में फैले पुलिसकर्मियों के छिपे हुए कैमरों की लाइव फीड आ रही थी। तभी दूर से वही काली जीप की आवाज आई। वो आ रहा है, काव्या धीरे से बोली। इंस्पेक्टर धनराज यादव उसी अकड़ के साथ आया। शांता देवी को न देखकर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसकी नजर जलेबी वाले नए ठेले पर पड़ी। वह सीधा ठेले के पास गया। कौन हो तुम लोग, और वह बुढ़िया कहाँ है? मनसा, भेष बदली पुलिसकर्मी, ने कहा। साहब, जगह खाली थी, हमने ठेला लगा लिया। बताइए क्या सेवा करें? धनराज की नजरें सबसे महंगे खोए की बर्फी पर टिकी। ये सारी बर्फी पैक कर, आज बड़े साहब लोगों के घरों पर भिजवानी है। अमन ने कहा। जी साहब, 7,000 रुपये हुए। धनराज ने उसे घूर कर देखा। पैसे? जानता नहीं मैं कौन हूं। इस बाजार में धंधा करना है या नहीं? अमन ने जानबूझकर उसे उकसाया। साहब, हम तो गरीब हैं, आप ही रहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? धनराज का पारा चढ़ गया। उसने अमन का कॉलर पकड़ा। बहुत जुबान चलाता है। चल, आज दिन भर की कमाई निकाल। तुझे मैं बताता हूं कि पुलिस से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। कार में बैठी काव्या ने आलिया की तरफ देखा। आलिया ने अपने ईयरपीस पर कमांड दिया, मूव इन नाउ। इससे पहले कि धनराज कुछ समझ पाता, चारों तरफ से ग्राहक, सब्जी वाले और चाय वाले बने पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया। मनसा और अमन भी अपनी असली पहचान में आ गए और धनराज का हाथ पकड़कर झटक दिया। धनराज हक्का बक्का रह गया। ये क्या मजाक है? तुम लोग कौन हो? तभी कार का दरवाजा खुला और एसपी आलिया राधाकृष्णन अपनी वर्दी में बाहर निकली। उनके पीछे पीछे डीएम काव्या किरोड़ी उतरी। उन्हें देखते ही धनराज यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। काव्या ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हाँ इंस्पेक्टर धनराज यादव, हम यही हैं। तुम्हारी हर धमकी, हर वसूली कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। आलिया ने कहा, तुम्हें तुम्हारे पद का दुरुपयोग करने और जनता को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। 2 हवलदार आगे बढ़े और धनराज के हाथों में हथकड़ी पहना दी। कल तक जो आदमी पूरे बाजार में दहशत का दूसरा नाम था, आज वह एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ा था। विधायक का फोन और काव्या का पलटवार। जैसे ही पुलिस धनराज को जीप की तरफ ले जाने लगी, वह जोर से चिल्लाया, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं कि मेरे पीछे एमएलए बाहुबली प्रताप का हाथ है। अभी फोन करता हूं, 1 मिनट में तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। धनराज की धमकी ने बाजार में एक नया तनाव घोल दिया। तभी काव्या के हाथ में रखे फोन की घंटी बजी।
स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एमएलए बाहुबली प्रताप। काव्या ने फोन उठाया। उधर से एक भारी धौंस भरी आवाज आई, डीएम साहिबा, मैं विधायक बाहुबली प्रताप बोल रहा हूं। मेरे आदमी धनराज को अभी के अभी छोड़ दो, वरना याद रखना तुम्हारा तबादला सिर्फ जिले तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के तहखाने तक पहुंचा सकता हूं। मेरी शक्ति का अंदाजा तुम्हें नहीं है। धनराज की शैतानी मुस्कान लौट आई। बाजार के लोग डर से सहम गए। काव्या ने अपनी सारी घबराहट को एक पल में इकट्ठा किया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और लोहे की तरह मजबूत थी। एमएलए बाहुबली प्रताप जी, पहली बात, मैं किसी के तबादले या धमकी से डरने वाली नहीं हूं। और दूसरा, इंस्पेक्टर धनराज यादव अब आपका आदमी नहीं, बल्कि कानून की हिरासत में एक अपराधी है। एमएलए का गुस्सा दहाड़ बनकर फूटा। सबूत? कौन से सबूत? तुम दोनों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी को फोन कर रहा हूं। काव्या ने तुरंत पलटवार किया। आप उनसे फोन जरूर कीजिए एमएलए साहब, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आपको याद है कुछ महीने पहले आपके खिलाफ अवैध माइनिंग घोटाले की फाइल दबी हुई थी? एमएलए बाहुबली प्रताप की आवाज अचानक धीमी पड़ गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? काव्या ने कहा। मैं बकवास नहीं कर रही हूं। वह फाइल अभी भी मेरे दफ्तर के लॉकर नंबर 3 में सुरक्षित है और उसकी एक कॉपी एसपी आलिया राधाकृष्णन के पास भी है। अगर इंस्पेक्टर धनराज यादव को 24 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं किया गया और उस पर उचित धाराएं नहीं लगाई गईं, तो वह फाइल कल सुबह 10 बजे मीडिया और विजिलेंस विभाग के पास होगी। और तब एमएलए साहब, आपकी राजनीति ही नहीं बल्कि आपकी आजादी भी खतरे में होगी। काव्या ने फोन काट दिया। इंस्पेक्टर धनराज यादव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी शैतानी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। आलिया ने गर्व से काव्या के हाथ को थपथपाया। वेल डन काव्या। पुलिस इंस्पेक्टर धनराज यादव को जीप में बिठाकर थाने ले गई। बाजार के लोग तालियां बजाने लगे। डर का माहौल अब आजादी और जीत की खुशी में बदल चुका था। खुशियों की दिवाली से एक दिन पहले डीएम काव्या किरोड़ी और एसपी आलिया राधाकृष्णन दोनों सादे कपड़ों में शांता देवी की छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंची। शांता देवी ने उनका स्वागत किया। उनका 20 साल का पोता, जो अब थोड़ा स्वस्थ लग रहा था, खाट पर बैठा था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा पैकेट बढ़ाया जिसमें नई मिठाई बनाने का सामान, पोते के लिए नए कपड़े और उसकी दवाइयां थीं। शांता देवी की आंखें भर आईं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया बेटी? आलिया ने हंसते हुए कहा, अम्मा, हमने धनराज यादव को सस्पेंड कर थाने में बंद कर दिया है। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। शांता देवी की आंखों में अब खुशी और सम्मान के आंसू थे। फिर काव्या और आलिया ने मिलकर झोंपड़ी के आंगन में शांता देवी के लिए सुंदर रंगोली बनाई। शांता देवी ने भी नए दियों की रोशनी सजाई। शांता देवी ने सिसकते हुए कहा, बेटियां, आपने सिर्फ मेरी मेहनत का सम्मान ही नहीं बढ़ाया, आपने मुझे सचमुच न्याय और खुशियों की दिवाली महसूस कराई है। काव्या और आलिया ने उन्हें गले लगाया। झोंपड़ी के बाहर दियों की रोशनी और रंगोली ने माहौल को रोशन कर दिया था। दोनों बेटियां अपने अपने घरों की ओर चली गईं, जहां अगले दिन उनके परिवार के साथ एक खुशहाल और न्यायपूर्ण दिवाली उनका इंतजार कर रही थी। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद